9th क्लास आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन। ओके, तो फिज़िक्स का ये चैप्टर नंबर 10 है बुक में। चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन। ठीक है, फिज़िक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है। एनसीईआरटी के अंदर आपका चैप्टर नंबर 10 है। ओके, तो चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन करने से पहले हमें थोड़ी बहुत पहले वाली नॉलेज होनी चाहिए, तो एक बार हम उसको चेक करते हैं। हमने सबसे पहले किया था, जो चैप्टर नंबर 8 में हमने सीखा था, वो था डिस्टेंस। वी नो दैट लॉन्गेस्ट पाथ या एक्चुअल पाथ। ठीक है, उसके बाद हमने किया था डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने किया था स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज़ हमने की थी। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन, ये सब डिस्कस किया था। ओके, फिर हमने चैप्टर नंबर 9 में किया था, हमने किया था फोर्स के बारे में किया था। फोर्स क्या था? F = ma, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। ठीक है, और इसका जो मेन लॉ था वो क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इस लॉ से ही हमारे पास ये फॉर्मूला आया है। दूसरा आपने जो टर्म की थी वो थी मोमेंटम का सिंबल था P। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 10 में देखिए, सबसे पहले अपने पास क्या आता है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग है चैप्टर की, वो आती है सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है, तो चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए इसके बारे में देखते हैं एक बार, ये क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और हमने क्या किया, सर्कल है, सर्कल का रेडियस भी होगा r। ओके, इस सर्कल के अंदर किसी चीज़ को हम घुमा रहे हैं। जैसे इसका आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो कि आपने क्या किया, एक पत्थर के साथ एक धागे को बांधा और आपने उसको घुमाना शुरू किया। ऐसा हम कर सकते हैं, हो सकता है आपने बचपन में किया भी हो सकता है अभी भी करते हो कुछ बच्चे। तो जब हम इसको घुमाएंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर जब ये घूमकर इधर आएगा तो उधर जाएगा, और उसी तरह से अगर यहाँ होगा तो इधर होगा, इस वाली पोजीशन के लिए वो यहाँ होगा, और इस तरह से वो अपनी पोजीशंस को चेंज करता रहेगा। ठीक है, तो क्या इसकी हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है? तो आंसर आता है यस, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इज दिस ओके? तो इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, मान लीजिए आप इसको सेम स्पीड से घुमा रहे हैं। अगर हम सेम स्पीड से घुमाते हैं तो अगर स्पीड सेम है तो इसका मतलब वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि स्पीड स्केलर था और वेलोसिटी क्या था? वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी में स्पीड के इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी ऑल्सो चेंजिंग। इज दिस ओके? वेलोसिटी चेंज हो रही है। और हमने क्या सीखा था चैप्टर नंबर 8 में? एक्सेलरेशन क्या होता था? एक्सेलरेशन होता था v - u/t। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। एंड व्हाट इज t? टाइम। तो एक्सेलरेशन हमने क्या सीखा था? वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई तो चेंज कर रहा है, और चेंज कौन करता है? आंसर है एक्सेलरेशन चेंज करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो देयर विल बी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल, या फिर आप इसको कहिए एक्सेलरेशन मस्ट बी हियर, कि होना ही चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? उसको हम क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमने फॉर्मूला पढ़ा था F = ma, फोर्स = मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो अगर मास कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन के ऊपर। तो अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर फोर्स भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको घुमा रहे हैं तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, और ऑफ कोर्स सिंपल सी बात है, हम उस पर मस्कुलर फोर्स तो लगा ही रहे हैं घुमाने के लिए। तो वो जो फोर्स होता है उस फोर्स का नाम रखा गया सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके नाम से पता लग रहा है इसकी डायरेक्शन किधर होगी? सेंटर की तरफ। तो अगर ये यहाँ पर है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगा। इस पॉइंट के लिए यहाँ होगा, और इस तरह से हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स इसमें आता है। दूसरी जो इसमें बड़ी चीज़ है वो ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जैसे हमें पता लग गया सेंटर की तरफ जाती है। अब मान लीजिए कि यहाँ से कहीं से ये ब्रेक हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि जो हमने धागा था वो टूट गया, तो धागा टूटते ही क्या होगा?
आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। जो धागे की वजह से लग रहा था, थ्रेड की वजह से, वो तो ख़त्म हो गया। और जहाँ पे फोर्स ख़त्म हो जाए, यानी कि जहाँ पर हमारे पास फोर्स ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब फोर्स होता क्या था, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो क्या मास ख़त्म हो सकता है? आंसर है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन ख़त्म हो गया। और एक्सेलरेशन ख़त्म होने का मतलब क्या होता है, या तो वेलोसिटी ज़ीरो है या फिर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल है। ठीक है, यानी कि अगर फोर्स ख़त्म हो गया तो उसका वेलोसिटी का चेंज भी ख़त्म हो गया। व्हेन फोर्स इज ज़ीरो, सो नो चेंज इन वेलोसिटी, वी कैन से दैट नो चेंज इन वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा तो उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा। और ऐसा आपने महसूस किया भी होगा कि जैसे जैसे घुमाते टाइम अगर पत्थर टूट के चला जाता है तो वो एकदम सीधा जाके गिरता है। ठीक है, इस तरह से अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है और जैसे ही मान लीजिए कि उसका पत्थर टूट गया तो इधर जाएगी एकदम से। ठीक है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की। कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने चैप्टर नंबर 9 में न्यूटन के 3 लॉ पढ़े थे। बट इज़ दैट कि न्यूटन के 3 लॉज कौन से थे? एक तो था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, जो क्या कहता था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ठीक है, और न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, और थर्ड लॉ कहता था कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, अब हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसका दूसरा नाम जो है वो हम इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसका मतलब है कि आप इस लॉ को यूनिवर्स में कहीं भी लगा सकते हैं, ये लॉ फेल नहीं होगा। इज दिस ओके? तो देखिए कि ये लॉ क्या कहता है। इस लॉ ने क्या कहा, ये आपने सभी ने स्टोरी सुनी हुई है एप्पल वाली, कि जब न्यूटन साहब अपने पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक एप्पल उनके सिर पे गिरा और उससे उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। ठीक है, तो ये सारी की सारी स्टोरी सभी जानते हैं। और कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि वो स्टोरी फेक है, वो पार्क में नहीं बैठे थे, सर पे एप्पल नहीं गिरा था, बल्कि वो अपने घर की खिड़की से झांक रहे थे और तब उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें मतलब अलग अलग स्टोरीज़ हैं इसके लिए। ठीक है, कोई कहता है कि सर पे एप्पल गिरा था, कोई कहता है कि वो बेंच पे बैठे थे और साइड में एप्पल गिरते हुए देखा था, कोई कहता है कि खिड़की में से उन्होंने एप्पल को गिरते हुए देखा था। तो देयर आर डिफरेंट मिथ्स, अलग अलग बातें, लेकिन हमें उन बातों का कोई वो नहीं है। हमें जो इसका लॉ है हमें उसके ऊपर स्टडी करना है। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लेते हैं m1, मान लीजिए ये एक और ऑब्जेक्ट है कोई भी, इसका मास है m2। ठीक है, क्या हम ये मान सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल मान सकते हैं। दूसरी बात, इसका मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, और सेंटर को हमने जोड़ दिया। ठीक है, सेंटर को जोड़ दिया और इस डिस्टेंस का नाम हमने रखा d। ठीक है, इस डिस्टेंस का नाम क्या रखा, d। तो इस लॉ की डेफिनेशन लिखते हैं पहले तो कि इस लॉ की डेफिनेशन क्या है, तो एक बार इसको नोट कीजिए। तो ये है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, ये क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आज हम इसको यूनिवर्स नहीं बोलते, आज हम इसको मल्टीवर्स बोलते हैं, क्योंकि अब हमें पता लगा है कि देयर आर अदर यूनिवर्स ऑल्सो। तो ये जो लॉ है ये मल्टीवर्स में भी चलता है। ठीक है, पूरे जो हमारा जो यूनिवर्स है उसके ऊपर के लेवल को मल्टीवर्स बोला जाता है, तो ये उसके अंदर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, लेकिन आप इसको यूनिवर्स ही यूज़ कीजिए क्योंकि हमारा 9th के सिलेबस के अंदर यूनिवर्स ही है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्योंकि जब वो एप्पल जब नीचे गिर रहा था तो नीचे गिर रहा था या ऊपर गया था, तो ऑफकोर्स नीचे गिर रहा था। अगर हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि अगर मैं इसी को छोड़ देता हूँ तो इसको ये नीचे की तरफ गिरता है। ये नीचे की तरफ किसने गिरा है, तो इसको खींचा गया। ठीक है, तो इसने कहा अट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड आया अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती है, और उसको हमने क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होता है, तो उसने कहा कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि उन दोनों का मास कितना है। जितना ज़्यादा मास होगा उनका अट्रैक्शन का फोर्स भी उतना ही कम होगा या ज़्यादा होगा। आप खुद सोच के देखो कि अगर हल्की चीज़ को हम गिराएं या भारी चीज़ को गिराएं तो ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा,
तो ऑफकोर्स भारी चीज़ पे लगेगा, तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा मास उतना ही वो तेज़ी से नीचे की तरफ गिरेगा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, प्रोडक्ट का यहाँ पर मतलब अपने पास मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता जाएगा। इज दिस ओके? ठीक है, इसको अगर हम मैथमेटिकल रूप में लिखते हैं तो इस तरह से आएगा कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, फर्स्ट पॉइंट, F प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऊपर आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में नीचे आता है। ये हमने किया था जब हमने न्यूटन सेकंड लॉ किया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया कि एक के डायरेक्टली है, एक के इनवर्सली है, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये कंबाइन इफेक्ट इसका आ जाता है, ठीक है। अब आपने सीखा था कि ये जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। उन्होंने कांस्टेंट को क्या नाम दिया? जी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। और इसको बाद में इसका नाम कर दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मतलब है कि आप इसको इस दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, ठीक है, चाहे स्पेस में, चाहे मार्स पे, चाहे मून पर, चाहे सैटर्न पर, या फिर आप यहाँ से जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है काफ़ी तेज़ी से हमारी अर्थ की तरफ आ रही है, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी टाइम लगेगा, तो वहाँ पर भी ले जाओगे तो भी इसकी वैल्यू यही रहेगी। तो वैल्यू उसने निकाली, उन्होंने, साइंटिस्ट ने, अपने न्यूटन सर ने 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ये इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, तो इसकी यूनिट देखिए कैसे आई। हमारे पास क्या है? F = gm1m2/d स्क्वायर। व्हाट इज F? फोर्स। तो फोर्स की यूनिट तो क्या होगी? न्यूटन, यानी सबको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? न्यूटन। ये जो न्यूटन साइंटिस्ट है, आइजैक न्यूटन, उन्हीं के नाम के ऑनर में फोर्स की यूनिट रखी गई है, ठीक है। तो हम वहाँ से जी की वैल्यू निकालते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला है F = gm1m2/d स्क्वायर। तो बताइए जी की वैल्यू क्या होगी? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, FD स्क्वायर, डी ऊपर जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में m1 m2, ये जी की वैल्यू आ गई, ठीक है। F की वैल्यू रखें, D की वैल्यू रखें। व्हाट इज F? फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। व्हाट इज D? डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो D का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, डिवाइड में m1, पहले वाले मास के लिए किलोग्राम, दूसरे वाले मास के लिए भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर। इज दिस ओके? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली कई बार आता है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खासियत, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या खास बातें हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका, वो है ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटेशन कभी भी रिपेल नहीं करती। इज दिस ओके? ठीक है। उसके बाद है एक्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसे है और एक ऐसे है, तो ये फोर्स कहाँ लगेगा? आप इन दोनों के सेंटर को जोड़ दो इस लाइन के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट इसको इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। ओके, मान लीजिए कि हमारे पास ऑब्जेक्ट इस तरह से है, एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसमें क्या होगा कि इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, तो ये वाला ऑब्जेक्ट इसको उधर खींचेगा अपनी तरफ, ये इधर खींचेगा। उसी तरह से एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो उसके लिए भी इस तरह से, ठीक है ना, कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये जो सेंटर्स को लाइन जोड़ेगी उसके अकॉर्डिंग लगता है। इज दिस ओके? फॉर्म्स एंड एक्शन रिएक्शन पेयर। फॉर्म्स एंड एक्शन पेयर का मतलब है कि जितना फोर्स पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे पर लगाया उतना ही दूसरा पहले पर लगाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था फोर्स = G m1m2/d स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है, तो पहले वाले ने इसके ऊपर जितना लगाया उतना ही फोर्स दूसरे वाले इसके ऊपर लगाएगा। क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होगी या अपोजिट होगी? तो आंसर है अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि एक उसको अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आप इसकी बात करें तो इसकी वजह से डायरेक्शन ये खींच रहा है, तो इसकी से डायरेक्शन उधर है और इसकी से डायरेक्शन उधर है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, ठीक है। उसके बाद है कि लॉन्ग रेंज फोर्स, इसकी रेंज बहुत दूर तक है, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम जो है अपना जो मान लीजिए जैसे सन है, वो प्लूटो को भी अपने चारों तरफ घुमा रहा है और अर्थ को भी और मरकरी को भी। तो प्लूटो को भी सन अपने चारों तरफ घुमा रहा है इसी फोर्स की वजह से, और मरकरी को भी घुमा रहा है, वीनस को भी घुमा रहा है, और जो सन खुद है वो भी हमारा जो क्या कहते हैं उसे, मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके चारों तरफ एक अपना रिवोल्यूशन कर रहा है। तो ये बहुत दूर दूर तक के लॉन्ग रेंज फोर्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका नेचर वीक है,
ठीक है, ये थोड़े से कमज़ोर फोर्स होते हैं। इज दिस ओके? ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इन नेचर, कि हम नेचर में इन चीज़ों को कहाँ ऑब्जर्व करते हैं, या फिर आप इसको कह दीजिए कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इसका है कि ये सन और प्लैनेट्स के बीच में लगता है, स्टार और प्लैनेट के बीच में लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में, जो कि इसको सर्कुल इसके पाथ में घुमाते हैं। तो पहले साइंटिस्ट मानते थे कि वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उन्होंने कैलकुलेशंस की, ऑब्जर्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग उनको पता लगा कि सर्कुलर पाथ है। लेकिन फिर न्यू साइंटिस्ट आए, केपलर ने बताया कि सर्कुलर पाथ नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल पाथ देखिए क्या होता है, सर्कल में क्या होगा, अपने पास एक परफेक्ट सर्कल है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके सारे के सारे ये डिस्टेंसेस इक्वल है, क्योंकि सर्कल की सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दीज ऑल आर इक्वल, ठीक है। ये तो है हमारे पास सर्कल, लेकिन हमारे पास इलिप्स में क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसे होता है। इसके पास एक तो रेडियस होगा बड़े वाला डायमीटर, एक होगा छोटे वाला डायमीटर, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें अभी इसको डीप में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि इसके पास 2 सेंटर होते हैं। पहले सेंटर के ऊपर सन होगा, इसका जो पाथ है इसके चारों तरफ जो है प्लैनेट घूमता है। इज दिस ओके? ठीक है। तो ये था इसके इलिप्टिकल पाथ के बारे में, जो कि बाद में बात हुई। इसके बारे में बताया गया था केपलर के द्वारा। तो केपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो प्लैनेट्स है वो इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अर्थ प्लैनेट्स और सैटेलाइट के बीच में लगता है, जैसे कि अर्थ और मून। तो मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इन सब का रीज़न कौन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और टाइड्स ऑन ओशियन, जो हमारे समुद्र हैं उसके अंदर टाइड्स आती है, ठीक है, समुद्र में लहरें उठती हैं, तो वो किसकी वजह से होता है, अर्थ मून की ग्रेविटी की वजह से, सन की ग्रेविटी की वजह से। इज दिस ओके? तो ये आपका था ग्रेविटेशन चैप्टर की स्टार्टिंग। आप एक बार इस चीज़ को नोट कीजिए और इसको अच्छे से एक बार रीड ज़रूर करना, NCERT की बुक में से भी, और अगर आप कोई और रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं तो उसमें से भी। ओके, थैंक यू।